यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कड़वी, डरावनी और दिल को झकझोर देने वाली सच्ची घटना है जिसने आधुनिक भारत के माथे पर कलंक लगा दिया है और मानवता के चेहरे पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ दिया है जो शायद कभी नहीं भरेगा। एक शांत और गहरे सन्नाटे की कल्पना कीजिए, जहां केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे हजारों चीखें दफन हैं। यह कहानी कोलकाता की उस बेटी की है जिसके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ने के पीछे 31 सालों की अटूट तपस्या, हजारों रातों का जागरण और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों की उम्मीदें जुड़ी थीं। वो एक ऐसी लड़की थी जिसका बचपन आम बच्चों की तरह खिलौनों या वीडियो गेम्स के बीच नहीं, बल्कि किताबों की खुशबू और मेहनत की स्याही के बीच बीता। उसका बचपन पश्चिम बंगाल के एक छोटे से साधारण से घर में शुरू हुआ। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, उनकी आंखों का तारा। उसके घर की दीवारें सीलन भरी हो सकती थीं, लेकिन उन दीवारों पर टंगे उसके स्कूल के सर्टिफिकेट्स उसकी योग्यता की कहानी कहते थे। उसके पिता, जो एक मामूली नौकरी करते थे, अक्सर अपनी साइकिल पर उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। कई बार बरसात के दिनों में जब सड़कों पर पानी भर जाता तो उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाते ताकि उसकी यूनिफॉर्म गंदी ना हो और उसकी पढ़ाई का एक भी दिन बर्बाद ना हो। उसकी मां ने बरसों तक अपनी पसंद की कोई चीज नहीं खरीदी, यहां तक कि अपनी सेहत पर भी खर्च नहीं किया ताकि बेटी की ट्यूशन फीस भरी जा सके। वो बच्ची बचपन से ही इतनी समझदार थी कि वो कभी नए कपड़ों या महंगे खिलौनों की जिद नहीं करती थी। वो जानती थी कि उसके पिता की कमीज के कॉलर घिस चुके हैं और उसकी मां की चूड़ियां पुरानी हो गई हैं। वो अक्सर रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती थी जब बिजली कट जाती थी, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि अपने माता पिता के चेहरे पर गौरव की मुस्कान लाना था। मेडिकल की पढ़ाई का सफर और भी ज्यादा कड़ा और संघर्षपूर्ण था। जब उसने नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू की तो वो दिन में केवल 4 घंटे सोती थी। उसके कमरे की मेज पर चाय के खाली कप और बिखरी हुई किताबें गवाह थीं कि वो किस कदर अपनी सफलता के लिए पागल थी। जब उसका चयन कोलकाता के प्रतिष्ठित आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ तो उसके पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। कॉलेज के हॉस्टल में रहने के दौरान वो अक्सर घर की बनी मछली और भात को याद करती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। उसने अपनी पढ़ाई के लिए अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास और यहाँ तक कि अपनी हंसी मजाक वाली दुनिया को भी त्याग दिया था। वो एक मेधावी छात्रा थी जिसे उसके प्रोफेसर्स भी बहुत सम्मान देते थे। उसके लिए डॉक्टर का सफेद कोट सिर्फ एक पोशाक नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे वो पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थी। वो अब चेस्ट मेडिसिन विभाग में एक पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर बन चुकी थी। अस्पताल में उसे सब मसीहा कहते थे, क्योंकि वो सबसे कठिन शिफ्ट में भी मुस्कुराते हुए काम करती थी। लेकिन किसे पता था कि जिस समाज को वो अपनी सेवाएं दे रही थी, वही समाज उसे सुरक्षा नहीं दे पाएगा। 9 अगस्त 2024 की वो रात, वह तारीख जिसे भारतीय चिकित्सा इतिहास कभी नहीं भूलेगा। वो डॉक्टर पिछले 36 घंटों से लगातार ड्यूटी पर थी। 36 घंटे। एक आम इंसान 8 घंटे की नौकरी में थक जाता है, लेकिन वो 36 घंटों से मरीजों की पल्स चेक कर रही थी, उनकी दवाइयां लिख रही थी और मरते हुए लोगों को जिंदगी की उम्मीद दे रही थी। रात के लगभग 2 बजे, जब थकान ने उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया, उसे बस 2 पल के आराम की जरूरत थी। लेकिन उस विशाल सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षित कमरा तक नहीं था। वो थकी हारी सेमिनार हॉल में गई, जहां रोशनी कम थी और सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। उसे लगा कि ये अस्पताल उसका घर है, यहां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वह गलत थी। उस रात एक ऐसे दरिंदे ने, जो अस्पताल की सुरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा था, उस सोई हुई और थकी हुई डॉक्टर पर हमला किया। वो दरिंदा जिसे इंसानों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, वो साक्षात यमराज बनकर उसके सामने खड़ा था। अगली सुबह जब उसका शव उसी सेमिनार हॉल में मिला तो पूरे भारत की आत्मा कांप गई। उसकी आंखों के चश्मे टूटे हुए थे, उसके सपने कुचले जा चुके थे और वो सफेद कोट जिसे वो गर्व से पहनती थी, वो अब उसके लहू से रंगा हुआ था। ये केवल एक हत्या नहीं थी, ये उस हर बेटी की हिम्मत का कत्ल था जो घर से बाहर निकलकर कुछ बनने का सपना देखती है। इस घटना के बाद पूरा देश ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कोलकाता की सड़कों पर न्याय के नारे गूंजने लगे। हजारों डॉक्टरों ने अपने स्टेथोस्कोप फेंक दिए और सड़कों पर उतर आए। वे पूछ रहे थे कि अगर हम अस्पताल के अंदर सुरक्षित नहीं हैं, तो हम मरीजों को कैसे बचाएंगे। रिक्लेम द नाइट जैसे आंदोलनों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है
क्या हम वाकई बदल रहे हैं? ऐसी भयावह घटनाओं से बचने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। हमें अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षा को लेकर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं तो हमेशा अपने सहकर्मियों के साथ समूह में रहें। यदि आपको महसूस हो कि कार्यस्थल पर कोई कोना या गलियारा असुरक्षित है तो तुरंत लिखित शिकायत दर्ज करें। अपने फोन में इमरजेंसी पैनिक बटन को हमेशा सक्रिय रखें। यदि कभी भी कोई संदिग्ध व्यक्ति आपका पीछा करे या आपको घूरे तो चुप न रहें, जोर से चिल्लाएं और मदद मांगें। अस्पतालों और संस्थानों के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि वे महिला कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक एंट्री वाले सुरक्षित रेस्टरूम बनाएं और हर कोने में 24/7 चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। हमें क्या नहीं करना चाहिए ये सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ऐसी कोई घटना होती है तो समाज अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देता है। हमें ये बंद करना होगा कि वो रात को बाहर क्यों थी या वो अकेली क्यों थी। अपराधी केवल अपराधी होता है, उसे किसी कारण की जरूरत नहीं होती। हमें अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन सिस्टम पर दबाव बनाए रखना चाहिए ताकि जांच में कोई ढील न बरती जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। आज अगर आप किसी और के लिए चुप हैं तो कल कोई आपके लिए भी चुप रहेगा। इस पूरी घटना से हमें जो सबसे बड़ी और कड़वी सीख मिलती है वो ये है कि सुरक्षा केवल पुलिस की पीसीआर वैन में नहीं होती, बल्कि सुरक्षा उस सोच में होती है जिसे हम अपने बच्चों को देते हैं। हमें अपने घरों में बेटों को सिखाना होगा कि स्त्री की गरिमा का सम्मान करना ही सबसे बड़ी मर्दानगी है। हमें एक ऐसा कठोर कानून चाहिए जहां बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए कोई तारीख पर तारीख न हो, बल्कि तुरंत और भयानक सजा हो ताकि दरिंदों की रूह कांप जाए। आज वो डॉक्टर हमारे बीच नहीं है। वो एक ऐसी याद बनकर रह गई है जो हमें हर पल कचोटती रहेगी। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया और अंत में उसे वो सम्मान और सुरक्षा भी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारत की हर बेटी बिना डरे रात के 2 बजे भी सड़क पर या दफ्तर में चल सकेगी। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ जो हमें झकझोर सके और समाज में बदलाव की एक चिंगारी सुलगा सके। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। जागिए इससे पहले कि अगली बारी किसी और की हो। तब तक के लिए सावधान रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।